जय हिंद साथियों। चलिए आज जो हम फिजिक्स का थर्ड चैप्टर देखे थे आपका साउंड एंड वेव, उसका ही आपका एमसीक्यू प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, पिछले क्लास का ही जो आपका एमसीक्यू प्रश्न बनता है उस चैप्टर से उसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है। नहीं, बीपीएससी का ही ये पीआईक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। आवृत्ति को मापते हैं, आपको बता चुके हैं हर्ट्ज मापते हैं। फ्रीक्वेंसी को किस मापते हैं? हर्ट्ज से मापते हैं। और फ्रीक्वेंसी आपका ये टाइम पीरियड का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो प्रति सेकंड में। ठीक है, प्रति सेकंड में, एक सेकंड में जितने बार कंपन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी पर सेकंड में जितने बार कंपन होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आगे बढ़ते चलो। आपका अगला है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हम लोग देखे हैं कि भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सा है? ये आपका साउंड वेव है। साउंड वेव क्या है? एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। बाकी आपका रेडियो तरंग, एक्सरे, गामा रे, ये सभी क्या आपका? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये आपका ए, सी और डी में जो है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, या कहेंगे इसको तो मैकेनिकल वेव है। ये क्या है? ये आपका मैकेनिकल वेव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है। देखो, एक ही क्वेश्चन का बीपीएससी 3 बार, देखो 4 बार पूछा है। देखो सेमी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा कर पूछा है। तो क्या कह रहा है? किसी माध्यम में साउंड कैसा वेव है? तो साउंड आपका है अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है कि ध्वनि तरंग के तारत्व और आवृत्ति के बीच का संबंध क्या है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि पिच पिच जो है वो किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बताए थे कि साउंड का जो पिच है ना वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। यानी जिसका तारत्व यानी पिच अधिक होगा उतना ही अधिक उसकी आवृत्ति भी होगी। यानी यदि पिच अधिक है तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, यदि पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो क्वेश्चन यही करा आपका कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जा सकता है। ओ सर जी, ओ ओ भैया, आ जाएगा आवाज? कितना आवाज आ जाएगा? कटने की जगह, कटने की जगह। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है कि ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जाता है यानी पिच ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय। देखो पिच ऑफ साउंड अभी बताया है कि साउंड का पिच जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसकी आवृत्ति से। और ध्यान रखना और कि जिसका पिच ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी छिन्न ध्वनि की प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए इसमें वृद्धि करेंगे। देखो, व्हेन द चेंज फीडेबल साउंड टू द लाउड साउंड। ठीक है, इसको किस में वृद्धि करेंगे भाई? हम करेंगे किसमें? आयाम में। ठीक है, आयाम में, क्योंकि साउंड का जो आपका लाउडनेस है वो आपका एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। ठीक है, साउंड का जो आपका लाउडनेस है वो किस पर निर्भर करता है? तो उसके एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, जबकि पिच जो है उसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कराए कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के किसके समानुपाती होता है? आपको बता चुके हैं भाई, ये जो है ये आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसमें देख लो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन आपका वर्ग होगा। ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग। तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होते हैं क्या? साउंड का लाउडनेस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग में प्रतिध्वनि किस कारण से होता है? सबको पता है भाई, प्रतिध्वनि भाई किसी सतह से जाकर ध्वनि क्या करेगा? वहां से टकरा जाएगा, यानी परावर्तन होगा, तभी ये दोबारा हमको साउंड सुनाई देगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, परावर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्या हम मोबाइल फोन की ध्वनि एक निर्वात स्थान पर सुन सकते हैं? नहीं भाई, उसके लिए आपको ना कुछ मीडियम की आवश्यकता है। यानी साउंड के लिए, साउंड क्या आपका? साउंड
एक आपका मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम का साउंड का संचरण नहीं हो पाएगा, तो हम निर्वात में जो है साउंड नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, उच्च आवृत्ति ध्वनि का तारत्व क्या होगा, यानी जिसकी आवृत्ति अधिक है उसका पिच क्या होगा। तो पिच भी अधिक होगा, बता चुके हैं। जिसका पिच अधिक होगा उसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, या कह सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक है उसका पिच भी अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि पियानो द्वारा उत्पन्न ध्वनि बांसुरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि से भिन्न होती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण है आपका इसके गुणता। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। देखो आवृत्ति जो है ये आपका पिच पर निर्भर करता है। ठीक है, पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, और आपका लाउडनेस जो है ये आपका आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, इसकी को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है कि एक विशिष्ट ताप पर निम्नलिखित में से किसी माध्यम में ध्वनि का तरंग की गति सर्वाधिक होती है। देखो सबसे अधिक होता है आपका सॉलिड में, सबसे अधिक सॉलिड में, उसके बाद आपका लिक्विड में होता है। ठीक है, और सबसे कम आपका गैस में होता है, इस चीज को ध्यान रखना। सबसे अधिक आपका सॉलिड में, उसके बाद आपका लिक्विड में, और उसके बाद आपका गैस में होता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन 12 पूछा गया है कि भाई किसी भी ताप पर जो है किसी ध्वनि की तरंग जो है सबसे अधिक स्पीड से किसमें संचरण करता है, सॉलिड में करता है, ठोस में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है कि एक हर्ट्ज बराबर होता है। अब देखो आगे क्वेश्चन, एक हर्ट्ज बराबर होता है, ये हर्ट्ज किसको मापते हैं, किसको, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को मापते हैं ना। तो हम क्या बताए थे आपको, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो प्रति एक सेकंड में जितने बार कंपन होता है। ठीक है, एक सेकंड में जितने बार वाइब्रेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या देखो एक कंपन प्रति मिनट, भाई प्रति मिनट में 60 सेकंड हो गया ना भाई, एक कंपन 60 सेकंड में होगा, तो यानी ये आपका इसका फ्रीक्वेंसी एक हर्ट्ज नहीं होगा। प्रति सेकंड में, एक सेकंड में जितना बार कंपन होगा हम उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी, ना कि एक मिनट में। ठीक है, ये तो होगा नहीं। 10 कंपन प्रति मिनट, भाई देखो 10 कंपन प्रति मिनट यानी एक मिनट, यानी 60 सेकंड में 10 कंपन हो रहा है ना, कितना बार कंपन हो रहा है, 10 हो रहा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, इसका फ्रीक्वेंसी आएगा आपका 10/60 यानी 1/6 हट जाएगा, 1/6 हटा जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सी में है 60 कंपन प्रति मिनट। अब देखो सी क्या देखते हैं भाई, 60 कंपन प्रति मिनट, तो प्रति मिनट यानी एक मिनट में, यानी एक मिनट में जो है वो 60 कंपन होना चाहिए, एक मिनट में 60 कंपन होना चाहिए। यानी देखो 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड में 60 कंपन। ठीक है, तो भाई एक सेकेंड में कितना होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 60/60, तो क्या आएगा, एक कंपन आएगा। और एक कंपन ही क्या होता है, एक हर्ट्ज होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। और जब हम क्लास करवा रहे थे तो यही एग्जाम्पल आपको हम दिए थे। ठीक है, यही एग्जाम्पल आपको दिए थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, यानी लाउडनेस ऑफ साउंड इन मेजर इन यूनिट, किसमें मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, इसका आवर्त काल क्या होगा। आपको बता चुके भाई साहब, आपको हम बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आवर्त काल टाइम पीरियड का व्युत्क्रम होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो देखो टाइम पीरियड उसका उल्टा भी लिख सकते हैं भाई, 1/f होगा। टाइम पीरियड निकालना रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया क्या होगा उसका उल्टा होगा। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो 1/f कितना दिया, 50 दिया, डिवाइड करो, ये आपका आएगा 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। ये क्या है, ये आपका टाइम निकल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 0.02 सेकेंड। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सर आपका ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है लाउडनेस ऑफ साउंड, बता चुके हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड किस पर निर्भर करता है भाई साहब, उसके आयाम पर निर्भर करता है। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है किस पर निर्भर करता है, उसके आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका है कि एक विशिष्ट ताप पर निम्नलिखित में से किसी माध्यम में ध्वनि की तरंग गति शाब्दिक होती है, बता चुके। क्वेश्चन रिपीट कर गया ठोस में। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? हर्ट्ज में हम भाई ध्वनि के हर्ट्ज में किसको मापते हैं भाई? क्या करें हर्ट्ज में? तो फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को किस मापते हैं हम? हर्ट्ज में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में ध्वनि की गति किस कारण पर निर्भर करती है? किसी माध्यम में जो है साउंड का स्पीड जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी माध्यम में साउंड का जो आपका गति है, स्पीड है, वो निर्भर करता है किस पर? तो ये आपका हो जाएगा इस माध्यम के गुण पर, ठीक है। इस माध्यम के गुण पर कर सकते हैं, या उस माध्यम के आपका प्रत्यास्था या उस माध्यम के डेंसिटी पर निर्भर करता है, बता चुके हैं। उस माध्यम के डेंसिटी पर निर्भर करता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि संगीतकार अपने संगीत यंत्र के सुर को मिलाने के लिए इसके तार को तानते हैं, ताकि, क्यों तानते भाई? ताकि क्या हो? उसके तारत्व में वृद्धि हो, उसके पिच में क्या हो? वृद्धि हो। इसीलिए क्या करते हैं संगीतकार सुर को, यानी इसको तार को तानते हैं, क्योंकि इसको पिच का में क्या हो? वृद्धि हो, इसलिए तानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि जब कोई ध्वनि तरंग हवा या पानी में चलती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब कोई ध्वनि यानी साउंड जो है पानी या हवा में चलती है उसमें क्या अपरिवर्तित रहता है, कौन नहीं बदलता है? बता चुके हैं भाई, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है? नहीं बदलता है, ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लाउड स्पीकर में होने वाली ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार है? भाई लाउड स्पीकर किससे चलता है भाई? इलेक्ट्रिक चलता है, इलेक्ट्रिक चलता है, उसके बाद आवाज निकलता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि तरंग लंबी दूरी तक प्रसारित नहीं होती, क्यों? साउंड जो है ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको सराउंडिंग के द्वारा ना ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व हो जाते हैं। ये ध्वनि तरंग को वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए जो है आपका साउंड वेव जो है ज्यादा दूर तक संचित नहीं हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है, क्यों? चमगादड़ जो है अंधेरे में भी आसानी से उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? इसका कारण है जब चमगादड़ चलते हैं ना तो उससे साउंड निकलते हैं, और साउंड उसके आगे जो भी सतह होगा उससे परावर्तित होकर उसको पता चल जाते हैं, और इसी कारण से उससे पहले ही मुड़ जाता है वो, ठीक है। यानी साउंड के परावर्तन के कारण ही अंधेरा में आपका चमगादड़ उड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा? वे स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई प्राध्वनि से रास्ता देख सकते हैं, बिल्कुल प्राध्वनि यानी वहां से परावर्तन होकर जो ध्वनि आते हैं उससे ये देख लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सबको याद है 17 मीटर, लगभग 17 मीटर होता है, 17.2 मीटर है, ठीक है। किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कितना चाहिए? तो क्या भाई, साइलेंट कर दीजिए। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 26 है कि पटाखे जलने की थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? देखो पटाखा जब जलते हैं ना तो लाइट हमको पहले दिखाई देता है और साउंड मुझे बाद में सुनाई देता है, क्यों? क्योंकि लाइट का जो स्पीड है ना वो साउंड से बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है। यानी साउंड का स्पीड कम है, इसीलिए साउंड मुझे बाद में सुनाई देता है और लाइट मुझे पहले दिखाई देता है, ठीक है। तो पटाखा हो चाहे आपका बिजली जब कड़कते हैं तब आप देखेंगे कि बिजली कड़कते तो आपको लाइट पहले दिखाई देता है, ठीक है, उसके बाद आपको आवाज सुनाई देता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा है, साउंड का स्पीड कम होता है, ठीक है, इसीलिए होता है। ऑप्शन देख लो किसमें है, ऑप्शन देखो किसमें है, तो क्या होगा कि ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु ना, इसका होगा ध्वनि ध्वनि जो है प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है, ना गलत ये भी है, प्रकाश की तुलना में नहीं होगा, प्रकाश में ज्यादा स्पीड से चलते हैं। तो यहाँ होगा ऑप्शन बी, प्रकाश ध्वनि की से तेज गति करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो लाइट जो है ना वो साउंड के स्पीड से ज्यादा स्पीड से दूरी तय करता है, कौन? लाइट, इसीलिए लाइट पहले हमको दिखाई देता है और आवाज मुझे बाद में सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका है
कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, बता चुके हैं, टाइम पीरियड के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। या कह सकते हैं कि प्रति सेकंड में जितने बार आपका यानी वाइब्रेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आवर्तकाल में, आवर्तकाल के सीधे समानुपाती होती है, गलत है। आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन आपका सी जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो ध्वनि का उत्पादन होता है। देखो, यानी एम्पलीट्यूड अधिक होगा, एम्पलीट्यूड अधिक होगा तो उसका लाउडनेस भी क्या होगा, अधिक होगा। एम्पलीट्यूड अधिक होगा उसका लाउडनेस भी अधिक होगा, आवाज कैसे आएगा, प्रबल आएगा। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि यदि ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए, किसी भी साउंड के जो है आपका एम्पलीट्यूड उसका दोगुना कर दे, तो कह रहा है कि इसका प्रबलता में क्या वृद्धि होगा, लाउडनेस में क्या होगा। देखो भाई, लाउडनेस में क्या होगा, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो हम इसको दोगुना करेंगे तो सिंपल बात आपका है, लाउडनेस जो है ये आपका क्या होगा, ये दोगुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा तो ये आपका जो दूनी 4, ए स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो जब हम यानी किसी भी साउंड के यानी आयाम को दुगुना करेंगे तो उसकी लाउडनेस में क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं भाई। देखो, सोनार जो है ना उसमें हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक तरंग का यूज करते हैं, पराश्रवित तरंग का। ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, पराश्रवी ध्वनि कंपनों की आवृत्ति होती है। देखो, पराश्रवी, ठीक है, यानी अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का जो आपका फ्रीक्वेंसी है बता चुके हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगा वही क्या होगा आपका, वही होगा आपका पराश्रवी तरंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। यानी जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो करा कौन सा चीज है जो परिवर्तन नहीं होता, किसमें, बता चुके हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का ही पूछा हुआ है। ऑप्शन देखो, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ये ऑप्शन किसमें आता है, बीपीएससी एग्जाम में ही आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर आपका, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। तो ऐसा करने से वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। भाई देखो, अन्य जो वाद्य यंत्र है ना, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार के स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि वायु में वेग अनुमानता है, ये तो याद करने वाली चीज है, आप ऑप्शन बी याद रखो, 330 मीटर पर सेकंड होता है आपका वायु में ध्वनि का वेग। अगला है कि बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार क्या है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है इसलिए आपको हम दे दिए, क्यों, ठीक है, क्योंकि इसका करेक्ट डाटा याद रखना पड़ेगा। 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज के बीच, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज के बीच जो है वो बिल्ली जो है उसका आवृत्ति को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास के जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करते हैं, और नाम भी कहते हैं भाई। जो गर्भ में बच्चे हैं उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि तरंग का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड पराध्वनि तरंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोलक की कला विधि क्या होता है। ठीक है, लोलक की टाइम पीरियड आपको बता चुके हैं, यह आपका 2π√L/G, 2π√L/G क्या होता है, ये आपका लोलक का क्या है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और ये किस पर निर्भर करता है, देख लो किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर निर्भर करता है। तो करा द्रव्यमान पर ना, द्रव्यमान पर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, वेव लेंथ बोलते हैं। तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग वही होता है जो लाइट का वेग होता है। ठीक है,
जो लाइट का वेग होता है वही आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का भी वेग होता है। तो लाइट का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड ऑफ लाइट। अगला है कॉस्मिक रे कैसा है, ये आपका क्या है आवेशित कण। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, देखो वातावरण जो है ना ये आपका दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से गर्म होता है, ठीक है। हालांकि इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे कहाँ पर, ज्योग्राफी में, ठीक है। जब आपका ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्न से किसका उपयोग करते हैं भाई, इसमें किसका यूज करते हैं, गामारी का। ऑप्शन नंबर डी होगा। आवृत्तियों की विकिरणों का अवरोही क्रम है, तो आवृत्ति के विकिरणों का अवरोही क्रम है, यानी फ्रीक्वेंसी के उन सभी के फ्रीक्वेंसी का अवरोही क्रम है। अब देखो फ्रीक्वेंसी का अवरोही क्रम ये सजाना है आपको, अवरोही ना घटते हुए क्रम, ठीक है, घटते हुए क्रम सजाना है किसको, फ्रीक्वेंसी को। इससे पहले आप क्या करो वेवलेंथ सजा लो, ठीक है, क्योंकि वेव आप जानते हैं कि जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है। उसमें देखिए इन सभी में देखिएगा आप ना, तो उसमें सभी में देखिएगा रेडियो वेव जो है ना, रेडियो वेव उसका आपका ना तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, सबसे यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है किसका, रेडियो वेव का। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी उसका क्या होगा, कम होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो एक ही ऑप्शन बनता है आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, सी, ऑप्शन सी होगा। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम होता है, फिर अवरक्त तरंग, फिर सूक्ष्म तरंग, फिर आपका रेडियो तरंग। अगला है कि पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में किस रूप से ऊष्मा उत्सर्जित करता है, भाई ये अवरक्त की विकिरण के रूप में करते हैं, कैसे, अवरक्त विकिरण के रूप में करते हैं। अगला है कि करेंसी नोटों को जालसी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरंग का यूज होता है, यहाँ भी आपका अवरक्त किरणें का यूज होता है, किस किरणें का यूज होता है, अवरक्त किरणें का यूज होता है। अगला है कि टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये होता है आपका क्या करा है, टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, देखो तो अल्ट्रासोनिक तरंग, लेजर, ब्लूटूथ तक, इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, पोलराइज, इसको पोलराइज नहीं कर सकते हैं, तो पोलराइज किसको नहीं कर सकते हैं, तो इसमें होगा आपका पराश्रवित तरंग, पराश्रवित तरंग को हम नहीं कर सकते पोलराइज, ऑप्शन डी होगा, जाकि रेडियो, परावैज्ञानिक, आवरक, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब तो आपको पोलराइज होते हैं। अगला है कि किसी तरह की प्रबलता उसके निम्न से किसके अनुपात में होती है, तो प्रबलता यानी लाउडनेस तो आपको बता चुके ये आपका आयाम के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आयाम के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला है कि निम्न से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, कौन करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, सॉरी इसमें कौन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, देखो गामा किरणें है, एक्सरे है, परावैज्ञानिक है, पराध्वनि तरंग। साउंड जो है ना, साउंड वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो एक मैकेनिकल वेव है, साउंड जो है क्या है, वो एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है फिर आपका कि वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जब हम क्लास करवा रहे थे साउंड वेव का, ठीक है, थ्योरी पार्ट जब करवा रहे थे तो वहां पर हम समझाए थे आपको कि देखो भाई साउंड जो है ना, साउंड का जो वेग है, स्पीड है, वो आपका यानी उसके दाब पर निर्भर नहीं करता, आप दाब को बढ़ा दो चाहे दाब को आप घटा दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किस पर, साउंड के स्पीड पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होता है, देखो ये आपका आवृत्तिक मॉड्यूल पर काम करता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला आपका है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंग आदि यांत्रिक तरंग के उदाहरण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण करने के लिए एक किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और जिसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ जाए वो आपका क्या होगा, मैकेनिकल वेव का उदाहरण होता है, यानी बिल्कुल सही है।
यांत्रिक तरंग के संचरण का माध्यम केवल ठोस द्रव है ना, केवल तो नहीं है, ये आपका गलत है। अगर कौन सही है तो क्या होगा, केवल और केवल ये सही है। अगला आपका है, अगला है कि लोलक की कालावधि यानी आवर्त काल क्या होता है। देखो भाई बता चुके हैं, लोलक का यानी पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g होता है। 2π√L/g होता है आपका लोलक का यानी पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब देखो किस पर निर्भर करता है भाई, तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि लंबाई पर निर्भर करता है और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी पर निर्भर करता है। ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन केवल आपका ऑप्शन बी में है कि लंबाई पर निर्भर करता है। अगला है कि लोलक अंततः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। देखो ये आपका क्या सिंपल पेंडुलम है, ये ऐसे मोशन करता है, ठीक है, ऐसे चिम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर ये जाएगा यहाँ पर आपका मैक्सिमम पॉइंट पर, यहाँ पर फिर यहाँ इसका क्या होगा, स्पीड 0 हो जाएगा, फिर रिटर्न होगा, फिर यहाँ आएगा स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा उसका, फिर यहाँ जाते जाते स्पीड क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर रिटर्न हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, पर चरम बिंदु पर अंतिम बिंदु पर जब पहुंचता है इसका स्पीड क्या हो गया 0 हो गया। जब स्पीड 0 हो गया तो गतिज ऊर्जा अधिकतम ना, गलत है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हाफ mv² होता है। वेग अधिकतम होता है, ये भी गलत है भाई, वेग तो यहाँ 0 होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेग क्या होता है 0 होता है, ये भी नहीं होगा। आपका उस पर कोई भी बल काज नहीं करता, ये भी गलत है। देखो क्या होता है ना, ए बराबर -ω/x होता है, ठीक है। उस समय तो क्या होगा, उसमें आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। त्वरण क्या होगा अधिकतम होता है, त्वरण आपका अधिकतम होता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, अगर यदि एक लोलक भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर न्यूनतम होता है, क्यों। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्यों होता है, और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा कि जब किसी लोलक को भूमध्य रेखा से, ठीक है, इक्वेटर से भूमध्य रेखा से ध्रुव यानी पोल की ओर ले जाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है। देखो इसको कैसे समझते हैं, देखो ये क्या है, ये मतलब आपका अर्थ है, ठीक है। अब देखो ये क्या आपका इक्वेटर है और ये क्या आपका पोल है। अब देखो ये जो रेडियस है इसको मान लो r1, इसको मान लो r2, तो स्वाभाविक है आपको यहाँ पर r1 ज्यादा है, इक्वेटर पर ज्यादा है, पोल कम है। और आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका g डैश का मान होता है ना, क्या होता है g - ω² r होता है, इसको ध्यान रखना, g डैश बराबर g - ω² r होता है, -ω² r होता है। यानी यहाँ पर देख लो, और टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का 2π√L/g होता है, यहाँ g का जगह g डैश कहेंगे, ठीक है, वो जो आपका g डैश है। अब समझो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 2π√L/g, g की जगह क्या होगा g - ω² r होगा। अब बताओ ये जो देखो, और यहाँ देखो यहाँ r आपका क्या है ज्यादा है, अब इसमें से ज्यादा घटेगा, यहाँ स्वाभाविक आपका g डैश का मान यहाँ क्या होगा यहाँ कम होगा, और जैसे जैसे ये घूमेगा ऐसे और पोल पर जाएगा तो ये दूरी क्या हो रहा है घट रहा है, जब ये घट रहा है दूरी तो g डैश क्या होगा बढ़ेगा, g डैश बढ़ेगा। अब सोचो, यानी हम एक चीज समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, वैसे वैसे आपका g का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जब g का मान बढ़ेगा तो यानी यहाँ यहीं से देख लो, इस g डैश का मान बढ़ेगा पोल पर जाने पर, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसी कारण से आपका पोल पर जो है ना आपका टाइम पीरियड कम होता है और इक्वेटर पर ज्यादा होता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन का कारण है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि यदि झूले पर बैठे, यदि झूले पर बैठी झूला झूल रही लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो क्या होगा। अब देखो ये मान लो झूला है, अब कोई लड़की है क्या करती है झूला झूल रही है, ठीक है, अब झूला झूल रही अभी बैठी हुई है। अब देखो जब बैठे हैं ना, ध्यान रखना मेन खेला का सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, देखो इसका टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g होता है। अब देखो जी तो कांस्टेंट रहेगा ही, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, खड़ा हो जाए बैठ जाओ, जी का मान जी है वही है। अब डिपेंड करता है ये लंबाई पर, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपको लोलक की लंबाई पर, और ये लोलक की तरह ही बिहेव करेगा। जो व्यक्ति बैठा है ना उसका देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ठीक है, उससे देखा जाएगा लेंथ कितना है। तो जब बैठा रहेगा यहाँ पर तो देखो सेंटर ऑफ मास हो सकता है यहाँ कहीं हो,
ठीक है। लेकिन जब वो खड़ा होगा, जब ये खड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पहुंच जाएगा, यानी इसके बीच का लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जब लेंथ बढ़ेगा ना, ये जब लेंथ बढ़ेगा तो स्वाभाविक स्वाभाविक टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यानी आपका सॉरी लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा ना, डायरेक्टली पूछ रहा है ना, तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। उसमें क्या करेगा, झूले का आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, बिल्कुल अधिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी जो आपका एग्जाम्पल होते हैं ना, वहां से हमने क्वेश्चन उठाया है। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देखो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या दिया है, पहला दिया है कि पेंडुलम घड़ियां का आवर्तकाल गर्मियों में घट जाती है, ठीक है। देखो यार टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, 2π√L/g होता है, 2π√L/g होता है। और आप जानते हैं गर्मी में आपका जो सॉलिड है, चाहे लोहा होगा किसी को होगा, उसका लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गर्मी में आप पढ़ेंगे L बराबर L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, आप पढ़ेंगे इसमें क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी में, ठीक है। तो गर्मी के कारण से इसका लेंथ बढ़ जाते हैं। अब जब लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, जब इस पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। जब टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्या करें कि पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल गर्मियों में घट जाती है, गलत है, गर्मी में बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो गया, सिंपल है, इसको रटना नहीं है, समझिए यहाँ पर गर्मी है, लंबाई बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई उसका बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ेगा तो स्वाभाविक टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो भाई वहाँ कारा गर्मी में घट जाती है, ये गलत है, गर्मी में बढ़ जाती है, पहला गलत है। दूसरा है वह समय अंतराल जिसके बाद पूर्व गति को दोहराया जाता है उसे परिचालित आवृत्ति कहते हैं, नहीं गलत है। आवृत्ति किसका, देखो आवृत्ति होता है कि देखो एक सेकंड में, प्रति सेकंड में जितने बार कंपन होते हैं उसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है, उसको बोलते हैं आवर्तकाल, जो दिया है ना उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया कि आवृत्ति कहते हैं, तो ये गलत है। आपका पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा, न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ठीक है। और ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, करा है यदि एक सरल लोलक या पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। ये तो सिंपल है भाई, और ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g होता है, सिंपल है। जब हम क्या करेंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, यहाँ L बढ़ेगा तो सिंपल है, टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये बढ़ेगा लंबाई तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ेगी। अगला देखो क्या है, अगला देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति तरंग उत्पन्न होती है। अब देखो बांसुरी की लंबाई कम है, ध्यान दो, बांसुरी की लंबाई क्या है, कम है, और लंबाई कम है यानी उसका वेवलेंथ क्या है, कम है, वेवलेंथ भी क्या होगा, कम होगा। जब वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अधिक होगा। भाई आपको बता चुके हैं कि भाई साहब फ्रीक्वेंसी जो होता है ना आपका वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को ध्यान रखना, ठीक है। तो जब लंबाई कम है तो वेवलेंथ कम होगा, जब वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगा। क्या कह रहा था कि कम लंबाई की बांसुरी निम्न आवृत्ति उत्पन्न करता है, गलत है, निम्न होगा अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि हम देखें यहाँ पर लंबाई कम है तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि शैल यानी ठोस में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यक्षता तरंग के रूप में प्रगामी होते हैं, ठीक है। देखो ठोस में जो है ना वो साउंड जो आपका दोनों तरह का बिहेव करते हैं, ये भी आपका गलत है। यानी यहाँ पर आपका कभी लॉन्गिट्यूडिनल वेव और आपका ट्रांसफर वेव दोनों काम करते हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो कह रहा कौन सा सही है, इसलिए यहाँ भी आपका ऑप्शन डी हुआ, न तो 1 सही है न ही 2 सही है। और ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बनाया गया है एनसीईआरटी से, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। यानी इसमें हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो जितने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी आपका बीपीएससी का पीआईक्यू क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है उसको हम शामिल करते हैं, प्रत्येक क्लास में ऐसे ही करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस आपका पीआईक्यू दोनों का आपको हम इसमें मर्ज करते हैं। इससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और ये भी पता चले कि एनसीईआरटी में किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये क्लास समाप्त होता है, आपको अगले क्लास में हम ऑप्टिक्स देखेंगे, ठीक है। कल आपको क्लास करवाएंगे, उसमें हम
ऑप्टिक्स को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स से भी आपका बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आजकल थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देते हैं और कुछ क्वेश्चन आपका 12th से भी डाल देते हैं। तो 12th का भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और जो क्लास आपका 10th का है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो डीप में भी जाएंगे, जितना डीप क्वेश्चन पूछे बीपीएससी, ठीक है। चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।